हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे न्यू टेक विथ डेडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट से 16 का। ये दोस्तों थर्ड पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कोई पूर्व पद प्रभाव विधि नहीं है। यह जो उपबंध है ये किन विधियों पर आरोपित होता है? तो इसमें जो ए दिया है आपराधिक विधि पर, बी दिया है सिविल विधि पर, सी दिया है आपराधिक विधि और सिविल विधि यानी कि ए और बी दोनों, जबकि डी दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो अनुच्छेद 20 है इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो दोष सिद्ध व्यक्ति है उसको सनक्षर दिया जाएगा और यही कहलाता है अनुच्छेद 20 और इसी के अंदर बताना है कि यदि कोई पूर्व पद प्रभाव विधि नहीं, यानी कि यह जो उपबंध है ये किन विधियों पर आरोपित होता है। तो जो इसमें शब्द आ रहा है कि कोई पूर्व पद प्रभाव विधि नहीं, मतलब कि अभी जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसके लिए इसके पहले विधि नहीं बनी थी, वही कहलाती है कोई पूर्व पद विधि नहीं। और यह जो वर्णन है यह अनुच्छेद 20 का जो पहला है उसमें निषिद्ध किया गया है, लेकिन यह जो सीमा है यह केवल आपराधिक विधि के लिए मान्य होती है, यानी कि जो आपराधिक विधि है उस पर आरोपित होती है, ना कि किसी प्रकार के सिविल विधि मामले हो गए या दीवानी विधि मामले इस पर मान्य नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि जो आपराधिक विधि है उसके लिए यह जो उपबंध है कि कोई पूर्व पद विधि नहीं यह आरोपित होता है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? पहला दिया है CAG का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा दिया है कि CAG के कार्यालय में सेवारत व्यक्ति के संबंध में संदेह सभी वेतन और भत्तों सहित कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और तीसरा दिया है कि वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं यानी कि CAG, इनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि CAG का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG हैं उनके जो वेतन और सेवा की शर्तें होती हैं उनका निर्धारण संसद द्वारा होता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हालांकि इनकी जो नियुक्ति होती है वो जरूर राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन यह नहीं है कि इनका जो वेतन और सेवा हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होगा। इसलिए इसका जो पहला वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि CAG के कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में संदेह सभी वेतन और भत्तों सहित कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि CAG के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसीलिए संसद में इस पर मतदान नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तो उस पर संसद में किसी प्रकार से मतदान नहीं किया जाता है। इसलिए इसका जो दूसरा वाला कथन है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होता है,
तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यकारण की सुरक्षा हेतु संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान किया गया है या किए गए हैं। पहला दिया है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरा दिया है कि यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अपना प्रथम कार्यकाल पूरा होने के पश्चात उस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। और तीसरा दिया है कि पद अवधि के समाप्ति के पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद को धारण करने हेतु पात्र नहीं होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो संघ लोक सेवा आयोग हैं इनके संदर्भ में अपन को बताना है कि कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं या किए गए हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही कारण है कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन जितने प्रकार के व्यय होते हैं उन पर किसी प्रकार से संसद में मतदान नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भारत की संचित निधि के अंदर आते हैं। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अपना प्रथम कार्यकाल पूरा होने के पश्चात उस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि पद अवधि की समाप्ति के पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद को धारण करने हेतु पात्र नहीं होता है। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1 2 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है कि अगस्त 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सभी पदों से हटाए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। ये दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में त्यागपत्र देने के पश्चात वह फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपना दल स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उनको पद से हटा दिया था। बी दिया है कि उन्होंने कांग्रेस की पुरानी कार्यकारिणी समिति के साथ कार्य करने से मना कर दिया था, इसलिए हटा दिया था। सी दिया है कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति यानी कि पीसीसी की पूर्व अनुमति के बिना कांग्रेसियों द्वारा सविनय अवज्ञा पर प्रतिबंध लगाने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी कि एआईसीसी के प्रस्ताव के विरुद्ध अखिल भारतीय विरोध का आह्वान किया था, इसलिए इनको हटा दिया था। और इसमें जो डी दिया है कि उन्होंने अधिकांश शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व पर महासंघ के प्रश्न पर सरकार के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि वो कौन से कारण थे जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सभी पदों से हटा दिया गया था अगस्त 1938 में। तो अपन देखें इसमें जो ए दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में त्यागपत्र देने के बाद वह फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपना दल स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उनको हटा दिया था। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो बी दिया है कि उन्होंने कांग्रेस की पुरानी कार्यकारिणी समिति के साथ कार्य करने से मना कर दिया था, इसलिए उनको हटा दिया था। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि सी दिया है कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति यानी कि पीसीसी की पूर्व अनुमति के बिना कांग्रेसियों द्वारा सविनय अवज्ञा पर प्रतिबंध लगाने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रस्ताव के विरुद्ध अखिल भारतीय विरोध का आह्वान किया था। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी कारण से इनको कांग्रेस के जितने पद थे उससे हटा दिया था। और फिर इन्होंने सन 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। और इसमें जो डी दिया कि उन्होंने अधिकांश शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व पर महासंघ के प्रश्न पर सरकार के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। और जब सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो उनका उद्देश्य यही था कि कांग्रेस के भीतर रहकर कार्य करना और उसके जितने भी समूह हैं उसको एकजुट करना, ना कि उसको अलग अलग तोड़ना या उससे त्यागपत्र देना। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 है कि आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वसीन की संधि के साथ समाप्त हुआ था। दूसरा दिया है कि प्रसिद्ध भीमा कोरेगांव की लड़ाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। और तीसरा दिया है कि पिंडारी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक थी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा या से सही है या है। तो अब अपन देखें जो आंग्ल यानी कि अंग्रेजों और मराठों के युद्ध हुए थे उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसका मुख्य कारण था जो साम्राज्य था उस पर जो अंग्रेज थे यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना अधिकार जमाने लगी थी। और इसी के संदर्भ में अपन को बताना है जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। तो इसमें जो पहला दिया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बसीन की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रथम आंग्ल और मराठों के मध्य युद्ध हुआ था वो हुआ था जो अंग्रेज थे वो मराठों के आंतरिक और बाहरी जो मामले थे उसमें हस्तक्षेप करने लगे थे। इसलिए फिर अंग्रेजों और मराठों के मध्य युद्ध हुआ और इसी को कहा गया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इसमें जो आगे दिया कि यह जो प्रथम युद्ध था ये बसीन की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बसीन की संधि के साथ समाप्त नहीं हुआ था, जबकि ये सालबाई नाम की संधि है उसके साथ समाप्त हुआ था। और अपन देखें कि इसको अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे, और यह है सन 1782 में समाप्त हुआ था। कैसे, तो अपन देखें कि जो प्रथम आंग्ल यानी कि सबसे पहले क्या आता है, साल आता है, फिर उसमें बाई आ जाती है घर में, तो अपन उसको पूरे घर का काम बता देते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले साल में बाई आएगी तो अपन उसको सबसे पहले घर का काम बता देते हैं कि आपको यहाँ काम करना है और यहाँ काम नहीं करना है। यानी कि जैसे ही प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध आएगा तो वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि साल में बाई आएगी तो उसको अपन अलग अलग काम बता देंगे कि यह मराठों का काम है और यह अंग्रेजों का काम है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि प्रसिद्ध भीमा कोरेगांव की लड़ाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रसिद्ध भीमा कोरेगांव की लड़ाई है वो द्वितीय आंग्ल मराठों के दौरान नहीं हुई थी, जबकि यह जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी ये तृतीय आंग्ल मराठों के मध्य लड़ी गई थी जो कि पिंडारी के रहने वाले थे। तो इसमें जो दूसरा कथन दिया है तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो जब इसको समाप्त किया गया था तो इसको बसीन की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर करके किया गया था। और इसको भी अपन देखें कैसे याद करेंगे। देखिए, यदि कोई पहली बार आएगा यानी कि जब प्रथम आएगा तो अपन उसको पूरा काम बता देते हैं, यानी कि जैसे साल में बाई आती है यानी कि साल बाई आएगा तो अपन उसको अलग अलग काम बता देंगे। लेकिन यदि दूसरे बार यदि कोई आता है तो उसको अपन पूरा भारत का सीन दिखा देते हैं, यानी कि बसीन संधि जो है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से समाप्त हुई थी। यानी कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो जो समाप्त हुआ था वो बसीन की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि पिंडारी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित रेटों में से कौन सी सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। पहला दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा दिया है परमादेश, तीसरा दिया है
प्रतिषेध। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो अब अपन देखें कि वह कौन सी रेट है जो सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो इसमें जो पहला दिया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो रिट जारी होती है तो ये उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा जारी की जाती हैं। और जो उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। और इसमें जो पहला दिया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसी रिट है जो सरकारी अधिकारियों और जो निजी व्यक्ति हैं दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि परमादेश जो रिट है वो सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि परमादेश इसका मतलब ही होता है कि हम आज्ञा देते हैं। और जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जब आदेश देगा तो वो किसी भी निजी व्यक्ति को आदेश नहीं देगा, जबकि जो उससे नीचे वाले न्यायालय हैं उनको आदेश देता है। इसलिए जो दूसरा वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि प्रतिषेध जो रिट है वो भी दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यानी कि सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिषेध का मतलब होता है कि मना करना, यानी कि जिस प्रकार से जो परमादेश है वो आदेश देता है, जबकि जो प्रतिषेध होता है तो वो किसी काम को करने से मना करता है कि आपको जितना आपका क्षेत्र है उसी के अंदर आपको कार्य करना है। यानी कि जो प्रतिषेध होता है तो यह किसी प्रकार से निजी व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता है, जबकि यह उन न्यायिक और अर्ध न्याय के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने अधिकार के बाहर कोई कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ जो दो रिटें और हैं, जैसे कि उत्प्रेषण हो गया, जिसका मतलब होता है कि सूचित किया जाना, और यह जो रिट होती है यह न्यायिक हो गए, अर्ध न्यायिक हो गए और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके विरुद्ध जारी की जाती है, जबकि जो उत्प्रेषण रिट है ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। और इसकी जो पांचवी रिट है वो है इसकी अधिकार परीक्षा। और यह जो रिट होती है तो इसमें किसी सार्वजनिक पद हेतु किसी व्यक्ति के जो दावे हैं उसकी वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। यानी कि अपन कहें तो यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध अधिकार को रोकती है। यानी कि आपको इसकी पांचों की पांचों रिटें पता चल गई होंगी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की आवश्यक विशेषता है या विशेषताएं हैं। पहला दिया है सीमित शासन, दूसरा दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और इसमें जो तीसरा दिया है कि राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में राजा। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो संविधानवाद है तो इसका मतलब होता है कि स्वेच्छाचारी निर्णय लेने की जो कार्य प्रणाली होती है उसको रोकने के लिए जो सरकार की समान शक्ति होती है उस पर विशिष्ट सीमाओं का होना ही संविधानवाद कहलाता है। और अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि सीमित शासन इसकी प्रमुख विशेषता है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान संवैधानिक विधि है जो संविधानवाद को सम्मिलित करता है। इसलिए जो इसका पहला वाला कथन है कि सीमित शासन होना चाहिए, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, तो यह इसकी विशेषता रहेगी, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो जितने भी विशेषता हैं उससे तो उत्पन्न होता है, लेकिन यह संवैधानिक सरकार का अनिवार्य भाग नहीं है। इसलिए जो दूसरा वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में राजा, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा,
क्योंकि यदि अपन राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में राजा को चुनते हैं तो यह एक वंशानुगत पद बन जाएगा, यानी कि इस पर जितने भी पीठासीन होंगे तो वो उन्हीं के वंश के होंगे, यानी कि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। और यही कारण है कि भारत में किसी प्रकार से राजशाही जो पद है वो नहीं है, और इसी कारण से भारत जैसे गणराज्य में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका भी निर्वाचन होता है। इसीलिए जो वंशानुगत पद है इसको स्वीकार नहीं किया गया है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। पहला दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक विस्तृत है। दूसरा दिया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का संविधान विधान की समवर्ती सूची का उपबंध करता है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का संविधान अवशिष्ट शक्ति को संघ में निहित करता है। तो इनमें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है दोनों में संघवाद को तो अपनाया गया है, लेकिन उसमें भी अंतर है। जैसे कि इसमें जो पहला दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक विस्तृत है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 प्रकार से है, जबकि जो अमेरिका में शक्तियों का विभाजन है वो केवल एक प्रकार से है। यानी कि भारत में संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, जिसमें टोटल मिलाकर 210 विषय हैं। यानी कि जो संघ सूची है उसमें 97 विषय है, और जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय हैं, और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय हैं। और यदि इन सभी को आप टोटल करते हो तो वो टोटल 210 होता है। जबकि जो अमेरिका है वहाँ पर केवल संघ सूची है, जबकि उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो राज्य के पास ही रहती हैं, न कि संघ के पास होती हैं। इसलिए जो पहला वाला कथन है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का संविधान विधान की समवर्ती सूची, और इसमें जो दूसरा दिया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का संविधान विधान की समवर्ती सूची का उपबंध करता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में तो समवर्ती सूची है, जबकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर किसी प्रकार से जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी प्रकार से समवर्ती सूची नहीं है। यानी कि भारत में जितने भी अवशिष्ट शक्तियां बचती हैं, यानी कि संघ सूची और राज्य सूची से वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। जबकि जो अमेरिका है वहाँ पर किसी प्रकार से वहाँ पर कोई समवर्ती सूची नहीं है, जबकि वहाँ पर जो अवशिष्ट शक्ति होती हैं वो राज्य के पास ही होती हैं। इसलिए जो कथन दूसरा है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारत और संयुक्त राज्य और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का संविधान अवशिष्ट शक्ति को संघ में निहित करता है, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत की अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ में निहित नहीं है, जबकि उसके लिए अलग सूची बनाई गई है जिसका नाम है समवर्ती सूची। इसलिए जो तीसरा वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है कि भ्रष्टाचार निरोध
पर संथानम समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी स्थापित की गई थी या थी। पहला दिया है कि लोकपाल और लोक आयुक्त की, दूसरा दिया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को स्थापित किया गया था, तीसरा दिया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को स्थापित किया गया था। तो इनमें से आपको बताना है किसका कौन सा उत्तर सही है। तो अब अपन देखें, जो संथानम समिति की अनुशंसा हुई थी भ्रष्टाचार के निरोध पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 3 सही है, क्योंकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका गठन जो संथानम समिति है उनकी अनुशंसा के आधार पर यह जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका गठन किया गया था, और इसका जो गठन हुआ था वो सन 1964 में किया गया था। और अब अपन देखें, जो इसमें पहला दिया है कि लोकपाल और लोक आयुक्त, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकपाल और लोक आयुक्त की जो संस्थाओं का गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि नागरिकों की जो शिकायतें हैं उसका निवारण किया जा सके। इसीलिए जो कथन पहला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है। और इसमें दूसरा दिया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था संथानम समिति की अनुशंसा पर, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन किया गया था। हालांकि फिर इसमें 2006 को संशोधन किया गया था, और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है कि तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि तेभागा आंदोलन का नेतृत्व पंजाब क्षेत्र के बटाईदारों द्वारा दमनकारी जोतदारों के विरुद्ध किया गया था। दूसरा दिया है कि इस आंदोलन की मांग बटाईदारों की फसल हिस्सेदारी आदि से बढ़कर 2/3 करना था। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है या है। तो अब अपन देखें, जो तेभागा आंदोलन हुआ था इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो ये जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये सन 1946 में हुआ था, और इसमें जो पहला दिया है कि तेभागा आंदोलन का नेतृत्व पंजाब क्षेत्र के बटाईदारों द्वारा दमनकारी जोतदारों के विरुद्ध किया गया था। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नेतृत्व पंजाब क्षेत्र के बटाईदारों द्वारा नहीं किया गया था, जबकि इसका नेतृत्व जो बंगाल क्षेत्र है वहाँ के बटाईदारों द्वारा किया गया था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इस आंदोलन की मांग बटाईदारों की फसल हिस्सेदारी आदि से बढ़ाकर 2/3 करना था। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और जो बटाईदार होते थे वो जो जोतदार हैं उनकी भूमि पर कृषि किया करते थे, उन्हीं को कहते थे बटाईदार। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या भाषाओं को मूल रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। पहला दिया है कश्मीरी, दूसरा दिया है मैथिली, जबकि तीसरा दिया है कोंकणी। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जब भारत का संविधान लागू हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। तो अब अपन देखें, जो उस समय मान्यता दी गई थी तो वो टोटल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, जिनको भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। और इसी के बारे में अपन देखें कि कौन कौन सी भाषा को मान्यता दी गई थी। तो इसमें जो पहला दिया है कि कश्मीरी भाषा को मान्यता दी गई थी, तो यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि मैथिली भाषा को मान्यता दी गई थी, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मैथिली भाषा है इसको 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था। और इसके साथ भी जो संथाली है और बोडो और जो डोंगरी है, इन चारों भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 को हुआ था उसी में जोड़ा था।
और इसमें जो तीसरा दिया है कि कोंकणी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कोंकणी भाषा को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था उसी में इसको मान्यता दी गई थी। और इसके साथ जो मणिपुरी हो गई और नेपाली हो गई उस भाषा को भी मान्यता दी गई थी। और फिर जो उड़िया भाषा थी उसका नाम भी बदल दिया था, उसका उड़िया कर दिया था, और यह 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में किया गया था। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि EPI 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। दूसरा दिया है कि यह मुख्य रूप से भारत के तटीय राज्यों के निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया कि यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक जो संस्थान है उसके साथ साझेदारी करके निर्यात जो तैयारी सूचकांक 2020 है इसको जारी किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो चुनौतियां हैं और जो अवसर है उसकी पहचान करना। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह मुख्य रूप से भारत के तटीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करता है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से किसी प्रकार से तटीय राज्यों की निर्यात जो तैयारी है और निष्पादन उसकी जांच नहीं करता, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गए या हिमालय राज्य या फिर कौन से राज्य हैं जो भूमि से घिरे हुए हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसका निष्पादन और उसकी तैयारी करना, ना कि मुख्य रूप से तटीय राज्यों की निगरानी करना। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। और अपन देखें जो इसमें तटीय राज्य है उसने सबसे अच्छा यदि प्रदर्शन किया है तो वो गुजरात ने किया है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने किया था। और इसी प्रकार जो भूमि से घिरे हुए राज्य हैं तो उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था वो राजस्थान ने, और फिर इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा थे। और फिर जो हिमालय राज्यों से घिरे हुए राज्य थे उसमें जो उत्तराखंड है उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर उसके बाद जो त्रिपुरा हो गए और हिमाचल प्रदेश हो गए। और फिर इसी प्रकार जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी जो दिल्ली है उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर इसके बाद जो गोवा और चंडीगढ़ हो गए उन्होंने इसका प्रदर्शन किया था। और इसी सब के बारे में जानकारी एकत्रित करना और उसी की लिस्ट जारी करना वही कहलाता है निर्यात तैयारी सूचकांक। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है कि संविधान लागू होने के पश्चात भारत ने निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों का अधिग्रहण विजय या अधिपात्य द्वारा किया। पहला दिया है जूनागढ़, दूसरा दिया है गोवा, तीसरा दिया है दादरा और नागर हवेली, जबकि चौथा दिया है पुडुचेरी। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें संविधान लागू होने के बाद भारत ने कौन कौन से क्षेत्रों को अधिग्रहण विजय या जिसको अधिपात्य, इसका मतलब होता है कि किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना वही कहलाता है अधिग्रहण विजय या अधिपात्य। तो अपन देखें कि वो कौन कौन से क्षेत्र थे जिस पर भारत ने विजय प्राप्त की थी। तो इसमें जो पहला दिया है कि जूनागढ़, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विजय नहीं प्राप्त की थी, जबकि इसमें जनमत संग्रह हुआ था। और इसमें 99.95% जो वोट पड़े थे वो भारत के साथ शामिल होने में पड़े थे। और यह जो जूनागढ़ राज्य है यह गुजरात के अंदर ही आता है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि गोवा, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गोवा को सन 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जो पुर्तगाली थे उनसे अपने अधिकार में कर लिया था। इसलिए जो दूसरा वाला कथन हो जाएगा कि गोवा पर अधिपात्य यानी कि विजय प्राप्त कर ली थी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि दादरा और नागर हवेली, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दादरा और नागर हवेली को सन 1954 में पुर्तगालियों के शासन से मुक्त किया गया था और फिर इसको अपने भारत में ही शामिल कर लिया था।
इसलिए जो तीसरा वाला कथन है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया है कि पुडुचेरी, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो पुडुचेरी है वो फ्रांसीसियों ने बिना किसी संघर्ष के यानी बिना किसी लड़ाई के सन 1954 में ही भारत को सौंप दिया था। यानी कि इसका सही आंसर तो है कि 2, 3 और 4, लेकिन जो विकल्प है उसमें 2, 3, 4 कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला मूल गांव का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो इसमें जो ए दिया है कि न्यायालय के अवमान से, बी दिया है मानव अधिकारों के संरक्षण से, सी दिया है स्वयं सहायता समूहों से, जबकि डी दिया है कि भारतीय कूटनीति से। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो मूल गांव का सिद्धांत है तो ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि न्यायालय के अवमान से संबंधित है, क्योंकि जो मूल गांवकर थे इन्होंने न्यायालय की अवमानना की थी और फिर इसी के बारे में निर्णय भी सुनाया गया था, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय बन गया था। और जब मूल गांवकर वाद विवाद हुआ था तो इसमें न्यायालय की एक खंडपीठ ने जो इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक यानी कि मूल गांवकर थे इनके विरुद्ध अवमान की कार्रवाई आरंभ की थी, लेकिन फिर उसी खंडपीठ ने 2:1 बहुमत से यह निर्णय दिया कि जो मूल गांवकर हैं ये किसी प्रकार से न्यायालय के अवमान का दोषी नहीं है, और इसी को जाना जाता है मूल गांवकर सिद्धांत। और यह जो मूल गांवकर वाद विवाद हुआ था ये सन 1978 में हुआ था, और अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो अधिवक्ता प्रशांत भूषण हैं उनके विरुद्ध जो न्यायालय के अवमान है उनका दोषी उनको ठहराया गया था, इसीलिए यह सुर्खियों का विषय बन गया था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हाल ही में अगत्ती द्वीप और रायन द्वीप सुर्खी में थे, तो ये बताना है कि कहाँ पर स्थित हैं। तो ए दिया है क्रमशः हिंद महासागर में अगत्ती द्वीप, और जो रायन द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है। बी दिया है कि क्रमशः प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में। सी दिया है कि क्रमशः हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में, जबकि डी दिया है कि क्रमशः अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में। तो इनमें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो अगत्ती द्वीप और जो रायन द्वीप है ये सुर्खी में क्यों थे और यह कहाँ पर स्थित हैं। तो जो अगत्ती द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप का एक छोटा सा भाग है, और यह सुर्खी में इसलिए था क्योंकि अगत्ती द्वीप के समुद्र तट पर सड़क बनाने के उद्देश्य से जो वहां पर नारियल के पेड़ हैं उनकी कटाई की जानी थी, और उसी पर रोक लगा दी गई है, और इसीलिए यह सुर्खियों का विषय बन गया है। और जो रायन द्वीप है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, और जो रायन द्वीप है ये हरे समुद्री कछुए का विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है, और इसीलिए यह भी सुर्खियों में रहा क्योंकि जो रायन द्वीप है यहाँ पर जो जन सामान्य है उनको यहाँ जाने की अनुमति नहीं है, और अभी हाल ही में जो हरे कछुए हैं उनकी जो आबादी है वो घटती जा रही है, और इसीलिए यह सुर्खियों का विषय बन गया था। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा कि क्रमशः हिंद महासागर में अगत्ती द्वीप स्थित है, और जो रायन द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 1919 के रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमे चलाए बिना बंदी बनाने के लिए अधिकृत किया, और दूसरा दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम के पारित होने के विरुद्ध परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 1919 का रोलेट एक्ट है इसे अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही काला कानून भी कहा जाता है। और इसी के बारे में अपन देखें कि इसमें जो
पहला दिया कि इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में मुकदमे चलाए बिना बंदी बनाने के लिए अधिकृत किया था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब 1919 में रॉलेट एक्ट लाया था तो इसमें यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति है वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है या फिर थोड़ा सा भी संदेह हो तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो बिना किसी वारंट के। और इसमें जो दूसरा दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम के पारित होने के विरुद्ध परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं इनके साथ साथ जो मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने भी अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और फिर जो रॉलेट एक्ट है इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने भी 6 अप्रैल को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था और जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है INC अधिवेशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन और दूसरी तरफ दिया है अध्यक्ष। पहला दिया है सूरत अधिवेशन 1907 जो हुआ था उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा दिया है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 जो हुआ था उसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बोस थे। तीसरा दिया है कि नागपुर अधिवेशन 1920 जो हुआ था उसके अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी थे। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि सूरत अधिवेशन 1907 जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सूरत अधिवेशन 1907 हुआ था तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। क्योंकि जब अपन सूरत देखेंगे तो उसमें अपन बिहारी को सबसे पहले देखते हैं सुबह से, यानी कि रास बिहारी बोस आ जाएगा। और जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसी में जो कांग्रेस के 2 दल थे यानी कि नरम दल और जो गरम दल थे उसमें विभाजन हो गया था जो कि सन 1916 तक चला था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि लखनऊ अधिवेशन 1916, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्योंकि लखनऊ यानी कि जिसके पास लाख रुपए होते हैं तो उसके अपन चरण पढ़ने लगते हैं और अपन मजबूर हो जाते हैं यानी कि मजूमदार, क्योंकि अपन कौन से पैसे चाहिए पड़ते हैं। यानी कि जो सूरत होगी तो सुबह सुबह से अपन बिहारी जी के देखेंगे, यानी कि सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। और जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्योंकि लखनऊ यानी कि लाखों रुपए हैं जिसके पास, तो अपन को मजबूरी में उसके चरण छूने पड़ेंगे, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार और मजूमदार में आ जाएगा मजबूरी और चरण से आएगा चरण। और इसमें जो तीसरा दिया है कि नागपुर अधिवेशन 1920 की जो अध्यक्षता की थी वो सी राजगोपालाचारी ने की थी, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता राजगोपालाचारी ने नहीं की थी, जबकि सी विजय राघवाचार्य जो हैं उन्होंने की थी। कैसे? क्योंकि नागपुर यानी कि नागों की बात हो रही, तो जो नाग होते हैं तो वो सभी पर विजय पा लेते हैं 10-10 कर, यानी कि सी विजय राघवाचार्य आ जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताना था कि कौन से सही नहीं है, तो इसके तीनों सही नहीं है। और अपन देखें इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि सूरत जो होगी तो अपन किसके देखेंगे, बिहारी की देखेंगे, यानी कि राम बिहारी बोस आ जाएगा। और जो लखनऊ यानी कि जिसके पास लाखों रुपए रहेंगे तो उसके अपन चरण जो है वो मजबूरी में छुएंगे, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार आ जाएगा। और नागपुर यानी कि जो नाग होता है तो वो सभी पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि सी विजय राघवाचार्य, क्योंकि जो नाग होता है वो बहुत जल्दी डस देता है। और दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला दिया है इसने लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण में वृद्धि की। दूसरा दिया है कि इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में
आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया। सी दिया है कि इसने लोकसभा में ओबीसी समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण में वृद्धि की, और डी दिया है कि ए और बी दोनों। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 हुआ था, तो इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसने लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के लिए आरक्षण में वृद्धि की। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण तो किया है, लेकिन राज्यसभा में नहीं किया है। इसलिए जो इसका पहला कथन है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो बी दिया है कि इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है, तो इसने जो 70 वर्ष का जो आरक्षण प्राप्त था, जो आंग्ल और भारतीय समुदाय को आरक्षण प्राप्त था, तो उसको स्वतः ही समाप्त कर दिया। और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है, तो इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए जो 70 वर्ष आरक्षण था, तो इसे बढ़ाकर 80 वर्ष का दिया। यानी कि जो 2020 में समाप्त होना था, तो अब वो 2030 में समाप्त होगा। यानी कि जो 70 वर्ष था उसमें 10% की और वृद्धि कर दी, तो टोटल 80 हो गया। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में तटीय समिति का गठन किया गया था। ए दिया है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। बी दिया है ब्रिटिश सरकार का सैन्य व्यय युक्ति संगत बनाने के लिए। सी दिया है कि कामागाटा मारू जहाज की यात्रियों की सहायता करने के लिए। जबकि डी दिया है कि प्लेग प्रभावित क्षेत्रों में राहत गतिविधियां कार्यान्वित करने के लिए। तो इनमें से आपको बताना है जो तटीय समिति है, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो अब अपन देखें कि इसमें शब्द आ रहा है तटीय, और दोस्तों तट पर कौन होते हैं, तो वहां पर जहाज होते हैं। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की सहायता करने के लिए जो तटीय समिति है उसका गठन किया गया था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि केंद्र और राज्यों के मध्य कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। पहला दिया कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति के बिना भी ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य को जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है राज्य सरकार को सौंप सकता है। और दूसरा दिया है कि आपात की उद्घोषणा के दौरान संघ किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की अधिकारिता प्राप्त कर लेता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसका जो विभाजन है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति के बिना भी ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य को जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है राज्य सरकार को सौंप सकता है। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को नहीं है, जबकि यह जो अधिकार है ये संसद को है। इसलिए जो पहला वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि आपात की उद्घोषणा के दौरान संघ किसी भी मामले पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की अधिकारिता प्राप्त कर लेता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और जो आपात की उद्घोषणा है यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है, और फिर इसी में यदि प्लस आप 4 कर दोगे तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और यदि इसी में आप प्लस 4 कर दोगे तो वो बन जाएगा 360 है, यानी कि वित्तीय आपातकाल बन जाएगा। यानी कि आपको 352 याद करना है, फिर उसमें आपको प्लस 4 करना है, तो आपको तीनों अनुच्छेद याद हो जाएंगे और आप किसी भी तरह से उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और अपन देखें जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो 352 अनुच्छेद लगता है
तो उसके कारण जो राज्य सरकार होता है वो संघ के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। इसीलिए जो कथन 2 है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 356 यानी कि 52 में +4 जोड़ा तो अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस पर जो राज्य सरकार के कार्य होते हैं और जो राज्यपाल में निहित शक्तियां होती हैं वो सभी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं और इसीलिए उसका नाम रखा गया है राष्ट्रपति शासन। और जबकि +4 यदि करोगे 56 में तो 360 है यानी कि वित्तीय आपात आ जाएगा। और इसमें राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उसके वेतन में कटौती हो सकती है। और इसी कारण जब वित्तीय आपातकाल लगता है यानी कि जो धन है उसकी कमी आना है और इसी कारण वित्तीय आपातकाल लगता है। और यही कारण है कि जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी है उनके वेतन में थोड़ी थोड़ी कटौती कर ली जाती है जिससे कि जो वित्तीय आपातकाल है उससे निपटा जा सके। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आप अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।